बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा? तो अब एसिड बेसिस और सॉल्ट्स पूरा चैप्टर डे 5 में हम एक शॉट में एक बार में डिस्कस करने वाले हैं। बेटा आपने कई बार फील किया होगा कि बर्निंग सेंसेशन होती है नियर योर हार्ट। फील किया आपने कभी बर्निंग सेंसेशन, जिसको हम नॉर्मली क्या कह देते हैं, एसिडिटी कह देते हैं, राइट? तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि हमारा स्टमक एसिड प्रोड्यूस करता है, बट जब इसकी क्वांटिटी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो इट कॉजेज एसिडिटी। तो उस एसिडिक इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक बेस का यूज करते हैं, कॉमनली जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एंटासिड। आपने, मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, एक टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, है ना, इनो 5 सेकंड में आराम दिलाए। वो क्या है, दैट इज अ बेस। तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है और वी फील रिलीफ। तो इस चैप्टर में हम एसिड बेसिस और इनके सोर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड से। तो एसिड क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो सोर टेस्ट करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है एंड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको हम एसिड कहते हैं। एसिड्स की पीएच बच्चों 7 से कम होती है। पीएच स्केल पे जो पीएच होगी दैट विल बी लेस देन 7। जितना हम 0 की तरफ जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, 7 की तरफ आएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। क्लियर बच्चों? अब एसिड्स की अलग अलग क्लासिफिकेशन दी गई है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स कि सोर्स के बेस पे नेचुरल एसिड, मिनरल एसिड, कंसंट्रेशन के बेसिस पे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स, और आयनाइजिंग कैपेसिटी के बेसिस पे वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल एसिड, ऐसा एसिड जो नेचुरल सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होता है, लाइक लेमन जूस। वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो क्या कहलाता है, नेचुरल एसिड। और जो मिनरल से हमें मिलता है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, वो हो जाते हैं मिनरल एसिड्स। वीक एसिड क्या होगा, ऐसा एसिड जो डिसोसिएट नहीं हो पाता कंप्लीटली, वो क्या कहलाता है, वीक एसिड। कि सिर्फ कुछ ही हाइड्रोजन एटम्स सॉल्यूशन में रिलीज करता है, लेकिन अगर आयोनाइजेशन कंप्लीटली हो जाता है, डिसोसिएशन कंप्लीटली हो जाता है वह सॉल्यूशन में, देन इट इज नोन एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको ये दोनों पता चल गए, वीक एसिड क्या, सॉरी, नेचुरल और मिनरल क्या होते हैं, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स क्या होते हैं। क्लियर है बच्चों? अब बात आती है व्हाट इज कंसंट्रेटेड एसिड। देखो कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, दो वर्ड है, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। अगर अमाउंट ज्यादा हो, मान लीजिए एक कंटेनर है और इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका नंबर हाई होता है, तो ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाता है, कंसंट्रेटेड। लेकिन जब पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाता है, डाइल्यूट, डाइल्यूटेड। तो आपने सुना होगा 70% एसिड। 70% एसिड का मतलब यही है बच्चों कि उसमें 70 ml तो एसिड है और उसमें हमने 30 ml वाटर ऐड कर दिया, तो क्या कहलाता है, 70% एसिड। तो डाइल्यूशन इज अ एडिशन ऑफ वाटर इन अ सब्सटेंस। तो उसके बेसिस पे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड्स हो जाते हैं। तो ये ब्रॉडर लाइन क्लासिफिकेशन हो गई। अब एसिड्स जो नेचर से मिलते हैं हमें, उसमें ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे के सारे याद रखने हैं। एप्पल में मैलिक एसिड होता है, ग्रेप्स में टार्टेरिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड है, लेमन में सिट्रिक एसिड है, मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। तो जब मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन होती है तो कौन सा बैक्टीरिया हम यूज करते हैं, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज किया जाता है। ठीक है? और ये विनेगर जो बहुत वाइडली आजकल आप लोग यूज करते हैं डिफरेंट फूड प्रिपरेशंस में। एनिमल से, एंट से फॉर्मिक एसिड मिलता है, जिससे एंट जब स्टिंग करती है तो बर्निंग सेंसेशन होती है। इसी तरह कंसंट्रेटेड में अगर ज्यादा एसिड ऐड कर दें तो कंसंट्रेटेड,
और लेस एसिड हो, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो कंसंट्रेटेड, और नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डाइल्यूट एसिड। बात समझ में आ गई? अब प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से अगर हम समराइज करें तो एसिड क्या है? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, तो वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोनियम आयन का मतलब है कि एक हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड है, H प्लस H2O मिलके क्या बना देते हैं? H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। सोर इन टेस्ट, मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्लू लिटमस को रेड एंड पीएच लेस देन 7। बेसिस के साथ रिएक्ट करके एसिड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिडिक इफेक्ट खत्म कौन करता है? बेस, और उसे सोल्ट बन जाता है। अब ऐसे ही हम बेसिस की बात कर लेते हैं। बेस क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो बिटर है टेस्ट में और उल्टा कर देता है, वो ब्लू को रेड कर रहा था, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। न्यूट्रलाइजेस एसिडिक इफेक्ट ऑफ एसिड एंड सोपी इन टच। इनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है, तो पीएच स्केल पे 7 से ज्यादा और 14 तक जो सब्सटेंसेस होते हैं दे आर एसिडिक, सॉरी बेसिक इन नेचर। तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है जब 7 से 14 की तरफ जाते हैं, तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, इसी तरह अगर बेसिस की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो सोल्युबिलिटी के बेस पे सोल्यूबल और इनसोल्यूबल बेस, आयनाइजिंग कैपेसिटी के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस, कि कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाए तो स्ट्रॉन्ग बेस, और लेस आयनाइजेशन होगा तो क्या कहलाएगा? वीक बेस। क्लियर बच्चों? कॉमन एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिस के, है ना? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बताइए। अब इंडिकेटर के साथ बेस कैसे रिएक्ट करता है? देखिए, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, डिटेल में इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। तो लिटमस पेपर के साथ रेड को ब्लू कर देता है, लेकिन फिनोप्थलीन जो है, फिनोप्थलीन जो पिंक कलर है वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज रेड रहता है, जबकि टर्मरिक येलो से रेड हो जाता है, इसलिए दाग पड़ जाते हैं हमारे क्लोथ्स पे जब कोई करी या कुछ इस तरह की चीज गिर जाती है तो। ठीक है, सो दीज आर रिएक्शंस और बिहेवियर ऑफ बेसिस विद सर्टेन इंडिकेटर्स। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो ओवरऑल सारे के सारे कैरेक्टर्स देख रहे हो, स्लिपरी है टच में, बीटर टेस्ट है, फिनोप्थलीन में पिंक कलर के हो जाते हैं, फिनोप्थलीन कलरलेस होता है तो उसके साथ वो ब्लू पिंक कलर दे देते हैं, लिटमस के साथ रेड टू ब्लू हो जाते हैं, पीएच 7 से ज्यादा है, और ये सारे कुछ है कॉमन डे टू डे लाइफ में जो हम यूज करते हैं वो बेसिस के एग्जांपल्स। ठीक है, आप में से कोई और बता सकता है कुछ और एग्जांपल्स बेसिस के, बेस्ड ऑन योर लर्निंग, बेसिस के एग्जांपल्स बताइए अगर आपको याद है तो। चलो मैं बताता हूँ। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुना है, राइट? NaOH उसको कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये सबसे कॉमन बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दूसरा बेस है। ठीक है, इसको कॉमनली क्या कहा जाता है? लाइम वाटर कहा जाता है, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बाथिंग सोप में इसको यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज बता देता हूँ, कॉमनली इट इज नोन एज कास्टिक सोडा। ठीक है, ये वॉशिंग सोप है, और KOH क्या है? बाथिंग सोप है, दोनों का डिफरेंस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH हेयर डाइज में यूज किया जाता है। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कॉमनली क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कॉमनली इट इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए एंटासिड की तरह इसको यूज करते हैं। तो ये दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों, व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो ब्रॉडली हमने देख ली, लेकिन दोनों का कंपैरिजन कर देते हैं। देखिए, कलर, मिनरल एसिड कलरलेस, ऑर्गेनिक एसिड व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन बेसिस कलरलेस होते हैं, सिर्फ आयरन और कॉपर हाइड्रोक्साइड कलर्ड होते हैं।
ठीक है। टेस्ट, ये सोर होते हैं, ये बिटर होते हैं। टच, कोई ऐसा ऐसा टच नहीं होता, क्योंकि एसिड बर्निंग सेंसेशन देते हैं, जबकि बेसिस स्लिपरी होते हैं। वाटर सोल्यूबल एसिड्स और ऐसे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल होंगे उनको एल्कली कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये 5 रिएक्शंस के बेसिस पे मेनली हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है एसिड और बेसिस की मेटल्स के साथ। तो मेटल्स जो है वो डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एंड सोल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो कॉमन एग्जांपल आप देख पा रहे हैं कि एसिड प्लस मेटल फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, ये मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है। दूसरी कोई कर लीजिए आप। एक और रिएक्शन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, जिंक की रिएक्शन। जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। ये एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, तो ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, या जो गैस प्रोड्यूस होती है, मान लीजिए अभी हमारे लिए अननोन है, तो जब जिंक ग्रेन्यूल्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है तो गैस के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। उन गैस बबल्स को जब एक सोप सॉल्यूशन में कलेक्ट कर लेते हैं तो इस तरह से सोप बबल्स फिल्ड हो जाते हैं उस गैस से, और जब एक बर्निंग कैंडल उसके पास लेके जाई जाती है तो एक पोप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो पोप साउंड जो है, पोप साउंड इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट कि वहां पे क्या है, कौन सी गैस है, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। याद रह जाएगा। तो जो पोप साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी भी आ गई फॉर हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गई बात बच्चों? दूसरी दूसरी रिएक्शन क्या है कि मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, या एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। तो देखिए यहाँ पे भी सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट along with release of carbon dioxide gas and water is produced। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूसेस ब्रिस्क एफरवेंस, ब्रिस्क एफरवेसेंस। ठीक है, मतलब एक व्हाइट स्मोक जैसा प्रोड्यूस करती है। व्हाइट स्मोक, सब्टल व्हाइट स्मोक इज प्रोड्यूस्ड। याद रह जाएगा बच्चों आपको। तो सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम क्लोराइड बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम क्लोराइड बन गया, CO2 और H2। लेकिन बेसिस रिएक्ट नहीं करते मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। मेटल्स, सॉरी, बेसिस डज नॉट रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट। क्लियर रह जाएगा। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई, इसको अगर लाइम वाटर से पास करते हैं तो क्या हो जाता है, लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो वो कंफर्मेशन टेस्ट हो गया फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके, ये वाली रिएक्टिविटी भी दी हुई है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में से पास करेंगे, देखिए डाइल्यूट HCl लिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड ली और सोडियम कार्बोनेट ली, तो क्या प्रोड्यूस हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? चलिए, अब थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। देखो यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना है आपको, मेटल ऑक्साइड तो बेसिक है नेचर में। मेटल ऑक्साइड्स कैसे हैं बच्चों, बेसिक है नेचर में, लेकिन एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। देखो पहली रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस मेटल के साथ। सेकंड रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हुआ, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ क्या प्रोड्यूस हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस हुआ। अब थर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है,
मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सिर्फ वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया? तो कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैल्शियम क्लोराइड बना देता है, ठीक है? और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ये रिएक्शन समझ में आ गई? लेकिन जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक हो, मेटल ऑक्साइड्स कैसे हैं? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक बट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे भी सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सोडियम कार्बोनेट। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन, कोई इफ बट, कोई किंतु परंतु है तो बता दो अभी तक। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए चले आगे अब। ओके, अब है नेक्स्ट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन तो अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिडिक इफेक्ट बेस खत्म कर देता है और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, है ना? तो देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो रही है कि एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। तो ये सारी की सारी रिएक्शन आपको लिख के याद करनी है, प्रैक्टिस करना है इनका। ठीक है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी समझ में आ गई आपको। इन ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है? आप देखो, वाटर बन रहा है। क्यों? ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस किस में प्रेजेंट है? एसिड में। और हाइड्रोक्साइड आयंस किस में प्रेजेंट है? बेस में। तो एसिड के हाइड्रोजन आयन और बेस के हाइड्रोक्साइड आयंस मिलके वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अब एसिड हमने पढ़ लिए, बेस पढ़ लिए, उनकी रिएक्शंस हमने डिस्कस कर ली। तो अब ओवरऑल एक बार कंपैरिजन कर दें एसिड और बेसिस का। पहला डिफरेंस, एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, बेस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। ये हाइड्रोजन आयन किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एसिड सोर इन टेस्ट, बेसिस बिटर इन टेस्ट। पीएच लेस देन 7 एसिड की, इन बेसिस की मोर देन 7। स्ट्रेंथ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, जबकि बेस की स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। एसिड रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, सोल्ट बनाते हैं, सेम रिएक्शन होगी। इसको ही तो हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज ओनली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। फिलोक्टोनिल में एसिड कलरलेस रहेगा लेकिन बेस पिंक कलर में चेंज हो जाता है। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज से येलो से डार्क रेड कलर, ये येलो कलर। एसिड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में जितने भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं और क्लीनिंग एजेंट की तरह और कार बैटरीज में यूज किया जाता है, जबकि बेसिक सोप में चाहे वो बाथिंग सोप है चाहे वो वॉशिंग सोप है। आप एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ बाथिंग सोप कौन सा होता है और वॉशिंग सोप कौन सा होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन, कोई किंतु परंतु? ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बच्चों पीएच स्केल की, या पीएच से पहले इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। चलिए, व्हाट आर इंडिकेटर्स? ऐसा सब्सटेंस जो बताए कि कोई दूसरा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, अपना कलर चेंज करके कोई सब्सटेंस बता दे कि एसिड है कि बेस है। तो नॉर्मली तीन तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर से मिलते हैं, जैसे टर्मरिक है, लिटमस है। सिंथेटिक इंडिकेटर जिनको हम बनाते हैं लैब कंडीशंस में, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। या ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जिसकी ऑर्डर स्मेल चेंज हो जाए, एसिडिक और बेसिक मीडियम में, वैनिला एसेंस है, अनियन है। तो ये तीन टाइप के इंडिकेटर्स, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसमें ओल्फैक्टरी में आप वनीला भी ऐड कर सकते हैं, वनीला एसेंस भी, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेचुरल इंडिकेटर कैसे काम करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर, रेड लिटमस न्यूट्रल सॉल्यूशन में रेड लिटमस रेड रहेगा, ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा। लेकिन 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 क्या, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस हो जाएगा, रेड रहेगा, लेकिन ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा।
बेस में उल्टा हो जाएगा, रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाएगा और ब्लू लिटमस में कोई कलर चेंज दिखाई नहीं देगा। देखो क्या हुआ है, ABR एसिड ब्लू रेड, और यहाँ पे BRB ब्लू, सॉरी बेस रेड ब्लू, ABR एंड BRB से आप याद रख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलें आगे, बताओ। दूसरा है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, हमने क्या डिस्कस किया था, टर्मरिक। न्यूट्रल में ये येलो ही रहेगा, येलो कलर का होता है, लेकिन टर्मरिक पे अगर एसिड डालेंगे तो कैसा हो जाता है, येलो। लेमन, लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो अगर टर्मरिक का कोई दाग है उस पे आप लेमन डालते हैं तो येलो हो जाता है। तो इसी तरह बेस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्मिलोन कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, न्यूट्रल पीएच पे सेम रहेगा, लेकिन एसिडिक पीएच पे वो रेड से ऑरेंज कलर में चेंज हो जाएगा, जबकि बेसिक पीएच में उसका कलर चेंज नहीं होता। एंड फिनोप्थलीन की बात मैंने थोड़ी देर पहले करी थी कि एसिडिक पीएच में एसिड के साथ फिनोप्थलीन नो कलर चेंज, लेकिन बेस के साथ फिनोप्थलीन पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। तो कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक सॉल्यूशन है एक्स, एसिड उसमें ऐड किया तो कलरलेस हो गया, उस कलरलेस सॉल्यूशन में हमने बेस ऐड किया तो पिंक कलर का हो गया, लेकिन उस पिंक कलर में फिर से अगर एसिड हमने ऐड किया तो वो वापस से कलरलेस हो गया। तो सॉल्यूशन बताओ क्या है, तो सॉल्यूशन क्या है, फिनोप्थलीन है। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो ये पीएच स्केल है। तो फर्स्ट पीएच स्केल वाज गिवन बाय सोरेनसन। सोरेनसन ने सबसे पहला पीएच स्केल दिया था, जहां पे 0 से लेके 14 तक की वैल्यूज होती हैं। 7 न्यूट्रल पीएच होता है जो हमारे वाटर का है, ब्लड का 7.4 पीएच होता है। आप डिफरेंट सब्सटेंसेस का पीएच यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है, कोई इफ बट है तो एक बार मुझे बता दो। ये देखिए लेमन जूस 2 है, रेन वाटर 5.5 तो ये एसिडिक रेन है, ब्लड का पीएच 7.4 7.5 के बीच में होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की हमने बात कर ली। ये स्ट्रांगली एसिडिटी का मैंने बताया था, 0 की तरफ जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है, जबकि बेसिसिटी 14 की तरफ जाने पे बढ़ती है, 7 है न्यूट्रल वैल्यू। अब इस पीएच की हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ये कई सारे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एक एक आपको ध्यान रखना है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही हाईली सेंसिटिव होते हैं पीएच के लिए। हमारी बॉडी 7 टू 7.8 पीएच में मैक्सिमम काम करती है, इफेक्टिवली काम करती है, मतलब कैसी पीएच में, स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली बेसिक पीएच में हमारी बॉडी काम करती है, और हम नैरो पीएच रेंज को ही टॉलरेट कर सकते हैं। जब पी जो रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम हो जाती है वो एसिड रेन हो जाती है, और जब एसिड रेन हमारे एक्वाटिक सिस्टम्स में जाता है तो वो वहाँ की पीएच को भी कम कर देता है। तो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वाटिक फ्लोरा और फोना है, उसके लिए सर्वाइवल थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। फ्लोरा का मतलब प्लांट्स होता है और फोना का मतलब बच्चों होता है एनिमल्स। तो उनके लिए सर्वाइवल थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है? तो हाइली सेंसिटिव है। अगर पीएच चेंज हो जाए हमारे सॉइल की, जो हमारे आस-पास है, हमारे लॉन में है, तो देखो या तो एसिडिक सॉइल होगी या अल्कलाइन पीएच। एसिडिक पीएच का मतलब, एसिडिक सॉइल का मतलब पीएच 7 से कम है। तो जैसे पीएच लेवल कम होगा 5.5 से, तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम जैसे मेटल्स वो टॉक्सिक हो जाएंगे। तो और उसी पीएच लेवल पे नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे जो एलिमेंट्स हैं वो कम अवेलेबल होंगे, जिससे प्लांट उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, प्लांट्स में उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर सोइल है एल्कलाइन, पीएच 7 से ज्यादा है, तो आयरन, जिंक, बोरोन, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे जो एलिमेंट्स हैं वो कम अवेलेबल होंगे, तो भी प्रॉब्लम होगी एब्जॉर्प्शन में। तो जो स्लाइटली एसिडिक या न्यूट्रल, मतलब 6.7 से ऊपर और 7 तक, वो बेस्ट मानी जाती है प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ऑप्टिमम पीएच
5.5 से 7 के बीच में वेरी करनी चाहिए, लेकिन बेस्ट क्या है 6.5 से 7 के बीच में, ना तो ज्यादा एल्कलाइन हो ना ज्यादा एसिडिक है। चेंज जो है न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को चेंज कर देता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट हाईली अफेक्ट हो जाती है। अब ये ह्यूमन बींग्स में प्रॉब्लम, टूथ डिके। जब हमारे माउथ की पीएच बच्चों, माउथ की पीएच 5.5 से कम हो, 5.5 से कम हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, तो एसिड रिलीज होगा हमारे माउथ में, है ना, ठीक है। वो क्या करता है, हमारे फूड में जो शुगर है, या माउथ में जो शुगर है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, उसको तोड़ देता है। अब जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं वो माइल्डली कैसे होंगे, बेसिक होंगे। टूथपेस्ट एल्कलाइन होंगे, बेस होता है उनमें, तो एसिड और बेस मिलके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, जो हमारे टूथ के इनेमल को कोरोड होने से बचाता है। एसिड की वजह से जो हमारा इनेमल है वो कोरोड ना हो, उससे कौन बचाता है, जो हमारा टूथपेस्ट है जिसमें बेस है, ठीक है। लेकिन जब हम शुगरी सब्सटेंसेस खाते हैं तो माउथ की पीएच चेंज हुई, बैक्टीरिया उस पे एक्ट करना शुरू कर देते हैं, और अगर हम प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते अपने टीथ की, तो वहां पे धीरे धीरे वो उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इट रिजल्ट्स इन कैविटी, वहां पे कैविटी बन जाती है। तो क्या हो रहा है, जब हमारी माउथ की पीएच चेंज हो रही है, 5.5 से कम हो रही है, तो जो इनेमल है कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट पेटाइट का बना होता है, जो कि हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है बॉडी में। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, प्लांट में हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, प्लांट्स में हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या कौन सा है। एनिमल में तो, ह्यूमन बींग में तो मैंने बता दिया आपको, इनेमल है, इसका कोरोड शुरू हो जाएगा, क्योंकि डिग्रेडेशन करेंगे शुगर का, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी सारी चीजें। बताओ, प्लांट में हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बच्चों स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन प्लांट, जो कि उनके पोलन ग्रेन्स में प्रेजेंट होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि पोलन ग्रेन्स हजारों सालों तक वायबल होते हैं, उनमें ग्रो करने की एबिलिटी होती है, वायबिलिटी मेंटेन रह जाती है, ठीक है, वो इसी रीजन से होता है, ठीक है। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, पीएच अगर चेंज हो जाती है तो, देखो आपको ये तो पता है कि हमारा जो स्टमक है, हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है HCl, है ना, हमारा स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेप्सिनोजन, वो एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। इसके अलावा ये हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारे फूड के साथ एंटर कर जाते हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। लेकिन अगर एसिडिक इफेक्ट ज्यादा हो जाए, तो बर्निंग सेंसेशन होती है हमारे हार्ट के आसपास, हमारे स्टमक में, तो उसके लिए हम एंटासिड्स यूज करते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं। एनिमल्स भी सेल्फ डिफेंस के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। एनिमल्स यूजेस दिस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ डिफेंस। कैसे करते हैं जी, देखो, बी स्टिंग, उनमें एसिड होता है, जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होती है हमारी बॉडी में, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब कोई बी स्टिंग कर लेती है, तो बेकिंग सोडा माइल्ड बेस है उस अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर देते हैं, जिससे हमें रिलीफ मिल जाता है। इसी तरह जो नेटल लीव्स है, उनके स्टिंगिंग एयर्स में मिथेनोइक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होती है, पेन होता है। तो ये सेल्फ डिफेंस के मैकेनिज्म्स हैं, जो प्लांट्स ने या एनिमल्स ने डेवलप की। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं नेचुरली अकरिंग एसिड्स के, विनेगर, ऑरेंज, टैमरिंड, मैंने बताए थे अभी थोड़ी देर पहले आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको अपने शॉर्ट नोट्स में आपको बिल्कुल इंक्लूड करना है। ये सारे के सारे शॉर्ट नोट की फॉर्म में मैंने दिए हैं आपको, तो आप एज इट इज आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, इनके नोट्स बना सकते हैं। तो एसिड की बात कर ली हमने, बेस की बात कर ली, पीएच की बात कर ली हमने, इंडिकेटर्स डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं कुछ सॉल्ट्स की। सॉल्ट क्या होता है, कि एसिड और बेस के मिलने से जो सब्सटेंस बनता है, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो सब्सटेंस बनता है, उसको हम सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। सॉल्ट्स आर नॉर्मली न्यूट्रल, पीएच उनकी 7 होती है, न्यूट्रल बिहेवियर वो शो करते हैं, ठीक है। लेकिन एसिडिक सॉल्ट भी होते हैं, बेसिक सॉल्ट भी होते हैं। ये तो हमने न्यूट्रल सॉल्ट की बात कर ली। एसिडिक सॉल्ट क्या होगा, जहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी।
अमोनियम क्लोराइड, आयन क्लोराइड। बेसिक सॉल्ट क्या होंगे? जहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो एक सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉर्मली सॉल्ट्स आर न्यूट्रल। एक्वस सॉल्यूशन में जब वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं और नॉन वोलेटाइल होते हैं, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, इनमें सब में ये इनसोल्यूबल होते हैं। तो एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच की रिएक्शन से जो बनेगा, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, तो एसिडिक सॉल्ट। बेस स्ट्रॉन्ग है, वीक एसिड है, तो कैसा बनेगा? बेसिक सॉल्ट। अब दोनों ही वीक है तो क्या बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो कैसा बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट। बात समझ में आ गई? आ गई होगी। ठीक है, तो अगर एसिडिक सोल्ट है तो पीएच 7 से कम होगी, और बेसिक सोल्ट है तो पीएच 7 से ज्यादा होगी। अब जो हमारा कॉमन सोल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, ये कैसे बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, एसिड और बेस की रिएक्शन से ही बनता है। ठीक है जी, हमारे इसको टेबल सोल्ट भी कहते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स में यूज किया जाता है, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन में भी इसको यूज किया जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कॉमन सोल्ट से मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बार फिर से इसको आप वीवीआईएमपी कर लो। तो ये चार मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा पीओपी, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो, कॉमन नेम, केमिकल नेम एंड यूजेस। कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, बहुत कंफ्यूजन होता है तीनों सोडा में, तीनों में सोडा है। ठीक है, कास्टिक NaOH, बेकिंग NaH, बाइकार्बोनेट आ गया, वॉशिंग में सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये इनके यूजेस हैं। मैंने कहा ना, ऐसे नोट्स हैं, आप डायरेक्टली यहीं से इनको याद रख सकते हैं बच्चों। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कॉमन सोल्ट कहाँ से मिलता है? एक तो सी वाटर से मिलता है, इवोपोरेशन के थ्रू। दूसरा, जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स हैं, वहां पे माइनिंग के थ्रू उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए अब बात करते हैं हमारे जो चार केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि हम ऑब्टेन करते हैं। तो पहला है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक है जी, जब सोल्ट वाटर में से NaCl एक्वस, जिसको हम कहते हैं ब्राइन, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करते हैं, तो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, NaOH बन जाता है। इसके साथ में दो प्रोडक्ट और बनते हैं, क्लोरीन प्लस वाटर, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोर एल्कली क्यों? क्लोर फॉर क्लोरीन, और NaOH क्योंकि वाटर सोल्यूबल है। तो ऐसे बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, उनको क्या कहा जाता है बच्चों मेरे? दे आर नोन एज एल्कली। तो इसलिए क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो जब डिसोसिएशन होगा ना, तो कैथोड पे तो हाइड्रोजन इकट्ठी हो जाएगी, एनोड पे क्लोरीन इकट्ठी हो जाएगी। तो इनके यूजेस भी आपको याद रखने हैं। हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं एज ए अमोनिया, जबकि क्लोरीन वाटर की ट्रीटमेंट में यूज होती है, स्विमिंग पूल्स में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में एज ए पेस्टिसाइड यूज की जाती है। और जब इन दोनों को मिला देंगे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में, स्टील की क्लीनिंग में यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डिग्रीजिंग मेटल्स, सोप और डिटर्जेंट्स में यूज किया जाता है। अब इनको भी मिला दो, किसको मिला दो? जब NaOH क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या कहलाता है? ब्लीच। तो हाउस होल्ड ब्लीच, फैब्रिक के ब्लीचिंग में यूज होता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारे प्रोडक्ट्स के नाम, उनके यूजेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब दूसरा पाउडर, दूसरा सोडा क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैसे बनाया जाता है, प्रिपरेशन कैसे होती है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है,
उसमें से क्लोरीन गैस जब पास की जाएगी तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइम। अब ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या बन गया? ये बन गया ब्लीचिंग पाउडर, है ना? बात समझ में आ गई? अब ये इसके यूजेस क्या होते हैं ब्लीचिंग पाउडर के? चलो बताओ फटाफट। व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? बोलो, कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं? कॉटन ब्लीचिंग में, कॉटन ब्लीचिंग में। इसका कलर हम चेंज करते हैं, एक सेकेंड। यस, ये वाला करते हैं। मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके अलावा पेपर फैक्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं, पल्प की ब्लीचिंग के लिए। तो पेपर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी इंडस्ट्रीज। वुल को अनश्रिंकेबल बनाता है, तो वुल इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग में, क्लोरोफॉर्म भी इससे बनाया जाता है। तो दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बात समझ में आई? उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट क्या है? बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहां से मिलेगा? कैसे बनाओगे? चलो बताओ, बताओ। बेकिंग सोडा NaHCO3, ये जो कोल्ड या कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड होता है, कोल्ड कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड को जब रिएक्ट करवाएंगे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बन जाएगा? अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये क्या बना देगा? अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा बन गया जी। यूज कहाँ होता है बताओ? यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से ही तो बनता है बेकिंग पाउडर। यूजेस क्या है? बेकिंग पाउडर बनता है इससे। इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। फिर एंटासिड की तरह यूज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज करते हैं, आग बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विशर्स। और इसको यूज किया जाता है कुकिंग में। इट इज ऑल्सो यूज इन कुकिंग। जो पकोड़ा वगैरह बनते हैं हमारे घरों में, उसके लिए। उसके बाद आता है वॉशिंग सोडा। कितने सारे सोडा है सर? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। जिसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसके यूजेस: टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, कास्टिक सोडा क्या होता है? व्हाट इज कास्टिक सोडा? ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया इसको, है ना? वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। अब एक वर्ड आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार इनके सब्सटेंसेस की बात कर लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो, जिप्सम को CSO4.H2, अब हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जब इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है? हमारा POP बन जाता है। ये टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है, 373 केल्विन पे जब इसको हीट करेंगे, किसको? कैल्शियम सल्फेट, सॉरी 2H2O, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। अब क्योंकि हाफ वाटर मॉलिक्यूल हो नहीं सकता तो दो मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है ना? तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? ये 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, अब जब इसमें वाटर ऐड कर देंगे, हाफ H2O, इसमें
इसको जब दोबारा से हीट कर देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड कर देंगे तो ये दोबारा से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम प्लास्टर्स में यूज करते हैं। ठीक है, चौक बनाने में इसको यूज किया जाता है, जो गैप्स हैं उनको फिल करने में इसको यूज किया जाता है। तो ये सारे यूजेस हैं इसके। ठीक है बच्चों, अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की मैं बात कर रहा था। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं, सिंपल है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज वाटर ऑफ crystallization, the number of water molecules present in one formula unit of a substance, one formula unit of a substance, वो क्या कहलाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 5। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसकी हम बात कर रहे थे जिप्सम, उसमें कितने? 2। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट 7। so these are the number of water of crystallization, number of water molecules in one formula unit of a substance। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में इसके साथ वाटर मोलिक्यूल जुड़े हुए हैं, जब इसमें से वाटर मोलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? हाइड्रेटेड सोल्ट। तो कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, आयरन सल्फेट। समझ आई बात? चलो जी, डाइल्यूशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप लैब में काम करते हैं, कि जब बच्चों एसिड में या बेस में वाटर मिलाते हैं तो हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, मतलब इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इसलिए क्या करना चाहिए? एसिड में वाटर मिलाएं, एसिड टू वाटर या वाटर टू एसिड, बताओ, वाटर टू एसिड या एसिड टू वाटर? देखो, एसिड टू वाटर, एसिड में पानी मिलाना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे एसिड पानी में मिलाएंगे और उसको कॉन्स्टेंटली हम मिक्स करते रहेंगे तो टेम्परेचर एकदम से राइज नहीं करेगा। अगर वाटर एसिड में मिलाएंगे तो एसिड का अमाउंट ज्यादा है, तो एकदम से हीट जनरेट होगी, जो वेसल है वो गर्म हो जाएगा, वो एसिड बाहर भी निकल सकता है। तो इसलिए एसिड इज एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। ठीक है, तो एसिड या बेस में पानी मिलाना जिससे उसके आयनिक कंसंट्रेशन कम हो जाए, दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। ठीक है बच्चों, चलो, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स दोबारा से आ गए हैं। मैं ऑलरेडी बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक 1 मार्क में पूछे जाते हैं। एल्कली क्या होता है? मैंने आपको आइडिया दिया था, ऐसा बेस जो कि वाटर सोल्यूबल हो वो क्या कहलाता है? एल्कली कहलाता है बच्चों। द बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, प्रॉपर्टीज वही रहेंगी, पीएच वही रहेगी 7 से ज्यादा, लेकिन लो डेंसिटी होगी, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और मिनरल ऑयल सॉल्यूशन में उनको स्टोर किया जाता है। ठीक है जी, कोई समस्या, कोई किंतु, कोई परंतु है तो आप बताओ। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया बताओ बच्चों? हमने स्टार्ट किया विद एसिड बेस, एसिड बेस की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने इंडिकेटर्स डिस्कस किए, देन पीएच, उसके बाद डिफरेंट सॉल्ट्स, उनके यूजेस। फिर भी आपको कोई लगता है कोई डाउट रह गया, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, मैंने स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो किया है, आप एज इट इज इन नोट्स को कॉपी कर सकते हैं, और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा इनसे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी कोई डाउट है, एज यूजुअल मैं कहता हूं, तो डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछो, आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन के कमेंट सेक्शन में पूछो। तो डे 5 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पीडीएफ वही डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड कीप स्टडिंग बच्चों।